हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग सब? ठीक हो? अच्छा ठीक है. आई एम नंदिनी, योर पॉलिटिकल साइंस एक्सपर्ट, एंड आई विल टेक ऑन द टॉपिक टुडे विच इज गल्फ वॉर. ठीक है. आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि चैप्टर 3 विच इज यूएस हेजेमनी वो चैप्टर हट चुका है. ठीक है. बट उसके कुछ टॉपिक्स चैप्टर 2 में ऐड हो गए हैं. तो वो टॉपिक्स हम आज वन ऑफ द टॉपिक इज गल्फ वॉर जो आज हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो आप ध्यान से देखना. I want to tell you some topics such as Arab Spring. Arab Spring की वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसे ज़रूर देखना. I'll come up with the topics such as Middle East crisis, अफगानिस्तान, एक गल्फ वॉर का टॉपिक हो चुका है. ये बहुत वाइड अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ. ध्यान से देखना, आप भूलोगे नहीं इसको. ठीक है. I'll not make this complicated at all. I'll make it easier for you so you remember this. ठीक है. पहली बात तो ना कोई क्लैरिटी नहीं है. देखो गल्फ वॉर ना 2 गल्फ वॉर थी. अगर हम गल्फ वॉर की बात कर रहे हैं ना तो देयर वर 2 गल्फ वॉर्स. एक को तो हम गल्फ वॉर ही बोलते थे और दूसरे को पता क्या बोलते थे? इराकी फ्रीडम बोलते थे. इराकी फ्रीडम तो ऑपरेशन था. लेट्स कॉल दिस इराकी वॉर. देखो इराक तो इसमें भी इन्वॉल्व था बट इसको इराकी वॉर बोलते थे. ठीक है. अगर क्वेश्चन आए ना इराकी वॉर के ऊपर तो गल्फ वॉर 2 के बारे में बात करना, और अगर क्वेश्चन आए सिर्फ गल्फ वॉर के ऊपर तो हमें कौन सा अटेम्प्ट करना है? गल्फ वॉर 1. ठीक है. ये बात ध्यान रखना. ठीक है. तो अब क्या हुआ, एक टॉपिक है विच इज यूनिपोलर वर्ल्ड. यूनिपोलर वर्ल्ड कवर है उसमें ही गल्फ वॉर में ही मैं कवर कर दूंगी इस टॉपिक को. ठीक है. तो देखो ध्यान से देखना. पहले तो आपकी एनसीईआरटी में ना बहुत ज़्यादा बात हो रखी है 3 बच्चों की. वन इज आयशा. तो इन सब बच्चों के बारे में जो बात हो रखी है ना, यू डोंट नीड टू फोकस ऑन दैट. बगदाद विच इज ईरान की कैपिटल, इन सब के बारे में बात हो रखी है. यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दिस एट ऑल. ठीक है. तो ना कुछ 3 बच्चों के बारे में बात हो रखी है. एक बच्चा बगदाद इज द कैपिटल ऑफ इराक, वहाँ पे था. एक बच्चा डरबन में था, इज अ सिटी इन साउथ अफ्रीका. ये सब चीज़ें पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर ज़्यादा दिल कर रहा है तो एक बार रीड कर लो. वैसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं तो मैं बताती बोर्ड पर. ठीक है. पहले हम लोग ये पढ़ेंगे यूएस हेजेमनी क्या होती है. ठीक है. ये चैप्टर डिलीटेड है बट इसका जो बहुत मेजर पार्ट है ना वो आपके उसमें इंक्लूडेड है. ओके. यूएस हेजेमनी क्या होती है? हेजेमनी का मतलब होता है डोमिनेंस ऑफ वन कंट्री ओवर द अदर, या फिर डोमिनेंस ऑफ वन कंट्री ओवर द अदर्स. एरिया हो गया, छोटा सा ग्रुप हो गया, जो भी उसकी डोमिनेंस होते हैं ना उसे हेजेमनी बोलते हैं. ठीक है. अब मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था. देखो हमने क्या डिस्कस किया है अभी ना हमने देखो एक्सेस पास और एलाइड पास डिस्कस करी थी ना. कैन यू ऑल सी? ये जो हमने 2 पास डिस्कस करी थी, एलाइड पास में कौन था? यूएस, यूएसएसआर, फ्रांस एज वेल एज ब्रिटेन. ठीक है. ये आपको याद है ना, ये हमने बात करी थी इसके बारे में. फिर क्या हुआ था? एक्सेस पास के बाद कौन था? जीआईजे विच इज जर्मनी, इटली एज वेल एज जापान. तो क्या हुआ था, ये लोग तो देखो सब हार गए थे, ये बात तो आपको याद है. ठीक है. फ्रांस और ब्रिटेन इनसे जुड़े हुए थे. फ्रांस का तो बॉर्डर इसके साथ था, ब्रिटेन का बॉर्डर नहीं था बट ब्रिटेन जर्मनी के साथ था. तो इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी. तो ये लोग भी सुपर पावर्स नहीं बने थे. कौन से बच्चे दिख रहा है? यूएस एंड यूएसएसआर बचा. अब तो अब क्या हुआ, यूएसएसआर का तो डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो सिर्फ कौन सा बचा? यूएस. तो हम इसे बोलने लगे यूएस की हेजेमनी. हेजेमनी मतलब कि और कोई कंट्री कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, सिर्फ और सिर्फ जो था यूएस बन गया था. ठीक है. अब इसका रेलेवेंस क्या है, एक बात मैं बताना चाहती हूँ. अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, देखो यहाँ देखना, यूएस ने ना क्या किया, यूएस को तो पहले ऐसे ही लगने लग गया कि आफ्टर 1945 में जापान के ऊपर बॉम्ब गिरा था ना, जो वो बॉम्ब गिरा था ना उसके बाद से उसे लग गया जो हूँ ना मैं ही हूँ, यूएस इज द सुप्रीम पावर, मेरे से ऊपर कोई है नहीं. ठीक है. उसे लगता था यार यूएसएसआर टेक्नोलॉजी में लैक कर रहा है एज कम्पेयर टू वेस्ट. ये हमने पढ़ा था ना. ठीक है. टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में लैक करता है वो. ये मेरे कॉम्पिटिशन में कहीं है ही नहीं, वो मेरे वे में नहीं है. यूएस हेजेमनी सिर्फ 1991 से स्टार्ट नहीं हुई थी गाइस, जब उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था सोवियत यूनियन विच इज यूएसएसआर का. यूएस हेजेमनी तो 1945 से ही थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई थी. उसे लगता था यार यूएसएसआर इतनी बड़ी है, 15 नेशंस मिलके यूएसएसआर बने हुए हैं, मेरा तो कोई कंपटीशन ही नहीं है. न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर लो, मिलिट्री अलायंसेस,
हर चीज़ में मैं ही आगे हूँ। नाटो फोर्सेस भी बनाई थी ना 1949 में उसने, ठीक है, वॉर्सो पैक्ट बना था 1955 में, ठीक है, याद रखना ये बात। तो अच्छा, फिर यूएस हेजेमनी 1945, 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, तब और ज़्यादा पावरफुल होने लग गया यूएस। सारी बात यही हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। तो अगर कोई क्वेश्चन आए ना, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल मार्क्स द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। फॉल ऑफ बर्लिन वॉल इज 1989 है उसका ईयर, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, 1989 है उसका ईयर फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, और 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो गया था। आफ्टर दिस डिसइंटीग्रेशन, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, कॉमा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन लेड टू द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है, ये बात, ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखना। गाइज मैंने तुम लोग को एक क्लैरिटी दे दी है, ठीक है, जो हमने थोड़ा कोल्ड वॉर में पढ़ा था और एनसीईआरटी में भी तुम्हारे मेंशन्ड है, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं गल्फ वॉर के ऊपर। अच्छा, तो क्या हुआ था, देखो यूएस हेजेमनी, तो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया कैसे एमर्ज हो रही थी, कैसे आ रही थी यूएस हेजेमनी। इन्वेजन ऑफ कुवैत मार्क द, गाइज ये मैप ध्यान से देखना, ठीक है, इज इराक। एक बार पता है पॉलिटिकल साइंस में मैप देखना बहुत ज़रूरी है, इतनी क्लैरिटी आती है आप सोच भी नहीं सकते। देखो इराक, अगर आप देखोगे ना असली में भी ये मैप ऐसे ही है, दिस इज कुवैत, देखो यहां से जा रहा है, दिस इज सऊदी अरेबिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया, ये है, ये इज़राइल है, इसको मैं इज़राइल यहाँ लिख देती हूँ, ये इज़राइल है, बस ठीक है। देखो हुआ क्या, यूएस हेजेमनी के बारे में बता दिया है, इन्वेजन ऑफ कुवैत, ठीक है। फर्स्ट गल्फ वॉर क्या हुआ, ईरान और इराक, ईरान, गाइस ईरान और इराक लोकेट कर पा रहे हो ना मैप में, ये ठीक है मैप बना है, इन दोनों की ना लड़ाई थी। ईयर बताऊं कौन सा था, 1980 टू 1988, ठीक है। तो क्या हुआ इनके बीच में, अब पता है क्या कहा जाता है, जो इराक का वो था ना सद्दाम हुसैन, नाम तो सुना ही होगा गाइस, कहा जाता है कि इराक की बर्बादी के पीछे इस इंसान का हाथ है। ये इंसान बहुत टाइम से रूल कर रहा था और इसी का ही हाथ है। 1979 से लेकर 2003 तक ये इंसान रूल कर रहा था, ठीक है, विच इज़ अ लॉन्ग टर्म, समझ सकते हो ना, 20 ईयर्स से भी ज़्यादा, 23 ईयर्स 24 ईयर्स हो गई है, ये इसका टाइम पीरियड था, ठीक है। अब क्या हुआ, बहुत अच्छी बात ये थी कि इराक को यूएस सपोर्ट करता था, इनके बीच में कोई ऐसा नहीं था कि भाईचारा था कि यूएस को इराक ही सपोर्ट करेगा, मतलब यूएस इराक को सपोर्ट करेगा ही करेगा। बट पता है बहुत अच्छी बात बताऊं, ईरान को यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था। भाई अगर ईरान को उसका कोई दूसरा पार सपोर्ट कर रहा है तो इसकी ड्यूटी, इसको लगा मेरी ड्यूटी है कि मैं इराक को सपोर्ट करूं, तो इराक इसको बैक करता था। चलो ठीक है, ये भी मान लिया। तो क्या हुआ, ईरान और इराक इन दोनों को ना लॉस हुआ, $100 बिलियन का लॉस, इनको $100 बिलियन का लॉस हुआ दोनों को, ठीक है। तो ईरान जो इराक था ना, दिस इज इराक, तो इराक का जो वो आता था ना, वो बोलता था कि टीवी पे आता था कि डेमोक्रेसी तो थी नहीं, ये इलेक्टेड लीडर तो था नहीं, ये सिर्फ ऑटोक्रेटिक नेशन था। तो उसने क्या बोला, आगे कहता था हमें जो नुकसान हुआ है ना, हमें लड़ाई की वजह से नुकसान नहीं हुआ, जो हम इतने टाइम से लड़ रहे हैं, हमारी 8 साल की लड़ाई है, हमें उस वजह से नुकसान नहीं हुआ, हमें नुकसान पता है क्यों हुआ है, क्यों, कुवैत की वजह से। उसने 2 रीजंस मैं बताती हूँ क्या दिए। उसने बोला कि कुवैत जो है ना वो ओवर ड्रिलिंग कर रहा है, हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है। अगर तुम अब देखो, हमें पेट्रोल ऑयल वगैरह यहीं से मिलता है ना, इनके पास वेल्स हैं, इनके पास रिजर्व्स हैं, तभी तो हमारे तक ऑयल आता है ना। तो क्या बात इसने बोली कि ये ना ओवर ड्रिलिंग कर रहा है, लिमिट से ज़्यादा ड्रिलिंग कर रहा है। भाई देखो, ओवर ड्रिलिंग करेगा वो इंसान, कुवैत अगर ओवर ड्रिलिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा ऑयल अवेलेबल होगा, बहुत ज़्यादा ऑयल अवेलेबल होगा,
तो जो इराक पहले बेचता था वो तो उसे सस्ते में मिल जाएगा, लोगों को चीजें सस्ते में तो मिल जाएंगी। तो इराक तो कहता था कि मेरे को तो नुकसान हो रहा है, वो कहता था मेरे को $1 बिलियन का नुकसान पर ईयर हो रहा है, $1 बिलियन का नुकसान हर साल, बहुत बड़ा अमाउंट है उसका। और सिर्फ ये सब चीज़ डाली थी कुवैत के ऊपर। और पता है वो क्या कहता था, वो कहता था कि इसने ना हमारी टेरिटरी जब्त कर रखी है, सीज कर रखी है, ठीक है। वो कहता था ये तो हमारी टेरिटरी है और ये ना हमारे अंदर घुस के हमारे अंदर यहाँ आकर हमारे वो ड्रिल कर रहा है, लैंड्स ड्रिल कर रहा है, ऑयल्स निकालना चाहता है वेल्स से, ठीक है। उसका कहना ये था, उसने ये रीज़न रखा। अब ये रीज़न था कि नहीं था वो तो नहीं पता, बट वो ये डिफेंस देता था अपना, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, उनको इकोनॉमिक लॉस तो हो ही रहे थे और वो बता रहा था कि $1 बिलियन उनको ये नुकसान हो रहा था। तो अब क्या हुआ, उसने क्या कहा, इराक ने कुवैत को क्या कहा कि ना तू मेरे को पैसे दे। वो कह रहा था तू मुझे पैसे दे, तो उसने कहा ठीक है मैं दे दूंगा, बट वो चाहता था कि वो उसको $14 बिलियन दे, बिलियन डॉलर्स, और कहता था कि मैं तुझे वापस नहीं करूंगा। यार इतना बड़ा अमाउंट वो कैसे दे देता, वो इतनी बड़ी कंट्री उस टाइम पे थी नहीं। आप देख रहे हो, देखो इराक कितना बड़ा, कुवैत कितना छोटा सा है। तो कहता कि मैं नहीं दे सकता, मैं इतने पैसे नहीं दे सकता, ठीक है। कहता अगर नहीं देगा तो मैं तेरे ऊपर वॉर कर दूंगा। क्या हुआ, यही तो हुआ। उसने, इराक उस टाइम पे 4th बिगेस्ट टेक्नोलॉजी वाला कंट्री थी, 4th बिगेस्ट आर्मी भी थी उसके पास। वॉर तो वो कर सकता था इतनी छोटी सी कंट्री के ऊपर, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो क्या हुआ, कुवैत नहीं दे पाया, कुवैत ने नहीं दिए, तो यही हुआ कि इराक ने उसके ऊपर वॉर कर दिया। वॉर का रीज़न पता है क्या था, वॉर का रीज़न ये था कि वो चाहता था कि मैं कुवैत को अपने पास ले लूँ, जिससे कि ऑयल रिजर्व्स भी मेरे ही हो जाए, ठीक है। समझ रहे हो, वो यही उसका मेन मोटिव क्या था, उसका मोटिव यही तो था कि जो उसके सारे ऑयल वेल रिजर्व्स हैं वो सब मेरे हो जाएं और ये सेल ना कर पाए, सब कुछ मैं सेल करूं। ये इसकी टेरिटरी जपना चाहता था, बात सारी ये थी, यही तो कहा गया है। अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। क्या हुआ, 2 अगस्त 1990 को इराक ने कुवैत के ऊपर वॉर कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, यूएस ने किसकी हेल्प करी पता है, यूएस ने ना इराक की हेल्प नहीं करी उस टाइम पे, क्योंकि मैंने बताया उसका ऐसा कोई भाईचारा नहीं था उसके साथ, उसको सिर्फ यूएसएसआर वहाँ पे उसको सपोर्ट कर रहा था, तो यूएस ने इराक को सपोर्ट कर दिया। इस टाइम पे ना यूएस ने कुवैत को सपोर्ट किया, ठीक है। कुवैत छोटी कंट्री थी, तो क्या हुआ, यूएस केम इनटू पिक्चर। अब एक ऑपरेशन आया तो कुवैत को हेल्प कर रहा था यूएस। उसके बाद क्या हुआ, इसको बोलते थे ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड। देखो आपके एनसीईआरटी में ना ये सब चीज़ें नहीं दे रखी हैं, तो आपको समझना होगा कि अगर हम ये नहीं समझेंगे, वैसे तो आप वीडियो आगे करके देख लो, बट अगर आप लोग ये नहीं समझोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे। पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट दिस, आपको थोड़ा सा पीछे का पता होना चाहिए, इट मेक्स इंटरेस्टिंग फॉर यू, ठीक है। ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड आया था, जो आपके बुक में दिया हुआ है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म इज डिफरेंट फ्रॉम ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड, ठीक है। वो 1991 में था, उसकी बात मैं अभी कर रही हूँ। ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड में क्या हुआ, शील्ड मतलब प्रोटेक्ट करना, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था, एक डिफेंस सॉर्ट ऑफ प्रोवाइड कर रहा था। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में क्या हुआ था, वो लोग आपस में वार करने वाले थे, दे वर अबाउट टू फाइट, एक वॉर होने वाला था उनके बीच में, ठीक है। तो क्या हुआ, ऑपरेशन 1990 में क्या हुआ, यूएस केम इनटू पिक्चर, इट वांटेड टू हेल्प कुवैत, बात सारी ये थी, ठीक है। तो यूएन, भाई इराक ने जब विदाउट एनी अपेरेंट रीजन कुवैत के ऊपर वॉर कर दिया, छोटी सी कंट्री के ऊपर, इराक तो बहुत बड़ा था उस टाइम पे, ठीक है। इराक ने क्या किया, एज कम्पेयर टू कुवैत की बात कर रहे हैं, इराक के ऊपर ना यूएन ने सैंक्शंस कर दिए। सैंक्शंस मतलब पता है क्या होता है, सैंक्शंस मतलब होता है पेनल्टी, उसको पेनल्टी बोली कि तुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इराक ने क्या किया, ठीक है यूएस तू अब मेरे खिलाफ हो गया है ना, मैं तेरे लोगों को ना अपने पास रखूँगा, अपने पास सीज कर लूँगा, उनको होस्टेज में रखूँगा, उनको कॉन्फिस्केटेड रखूँगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा यूएस के लोगों को। तो यूएस ने बोला यार ये सब इसके पीछे पता है ना सद्दाम हुसैन था। तो क्या हुआ, इसके बाद ये देखो यही लिखा हुआ है, इराक मेड पीपल
ऑफ यूएस होस्टेज एंड इजराइल पैलेस्टाइन। इजराइल की बात क्या आई, इराक ने कहा मैं तब तक सरेंडर नहीं करूंगा जब तक इजराइल पैलेस्टाइन से हटा नहीं देगा अपनी मिलिट्री। उसके वेरियस रीजंस थे, कोई अपेरेंट रीजन नहीं था उसके पास। उसने बोला एक तो मैं यूएस के लोगों को नहीं जाने दूंगा कहीं भी, मैं अपने पास जब्त कर लूंगा। फिर कुवैत के लोग ना सऊदी अरेबिया में रेफ्यूजीज भी बन गया है, आपको पता है ये बात, क्योंकि जब यहाँ पे वॉर हो रहा है तो लोग इधर उधर ही भागेंगे, तो उनके पास सऊदी अरेबिया ही था। और सऊदी अरेबिया तो अपने आप को सब कुछ मानता था, उसको तो लगता था मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ 17 जनवरी 1991 को क्या हुआ देखते हैं। अच्छा, अब पता है क्या हुआ, अब बात ये हुई कि यूएस ने कहा इराक को या तो तू विड्रॉ कर ले, कुवैत से अपनी सारी आर्मी हटा दे जो जो तूने यहाँ पे एंगेज कर रखी है, यहाँ पे पूरा अपना मिलिट्री बेस सेट कर लिया है, यहाँ पे तू लोगों को मार रहा है, कुवैत को ख़त्म कर रहा था यार, वो इतनी सारी डेथ्स हो रही थी। तो उसने कहा या तो तू हटा ले नहीं तो मैं तेरे ऊपर वॉर करूँगा। माना थोड़ी, इतना ढीठ था ये, बिल्कुल नहीं माना। तो उसने क्या किया, यूएस ने ना, उस टाइम पे कौन था यूएस का प्रेसिडेंट, उस टाइम था जॉर्ज H.W. बुश। ठीक है, उसने क्या किया, 17 जनवरी तक का टाइम मिला था, 17 जनवरी 1991 को ऑर्डर कर दिया था कि यहाँ पे जाकर वॉर कर दो इराक में। ठीक है, इसको बोला गया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। 1 मंथ तक चला था ये। ठीक है, जनवरी 17 टू फरवरी 28 तक चला था। कहने को तो यही था कि उसने बाद में, ठीक है, यहाँ से कुवैत से अपनी वो हटा दी थी आर्मी, बट सही बात पता है क्या है, सारी बात ये है कि विद इन 1 और 2 डेज सब का सब इराक ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। इतने लोग मर गए थे वहाँ पे, इतना बुरा हाल हो गया था कि लोगों को इधर उधर कंट्रीज में जाके रहना पड़ रहा था, रेफ्यूजीज बन गए थे वो लोग। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जॉर्ज H.W. बुश, मैंने आपको बताया 6,60,000 ट्रूप्स एंड 34 कंट्रीज यूएस के साथ गई थी इराक पे वॉर करने के लिए। दिस इज बिग नंबर यार, 6,60,000 ट्रूप्स गए और 34 कंट्रीज। ये ध्यान रखना क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ये स्टैट्स तुम्हें पता होने चाहिए। आउट ऑफ विच 75% वाज यूएस। डोमिनेंट कौन था, यूएस था। ठीक है, फिर क्या हुआ, जॉर्ज H.W. बुश ने ऑर्डर किया ओकेजनल आर्मी। क्या होता था, एक नॉर्मल आदमी तो काम कर ही रही है, ये ना कुछ लोगों को और भी हायर करके रखता था, लार्ज नंबर को। वो कहता था कि ना इनको मैं रखता हूँ, जब भी कभी ऐसे प्रॉब्लम आए ना या फिर मुझे इनकी ज़रूरत पड़े तो मैं बुला लूँगा। उन सबको भी बुलाना पड़ गया था और इराक में इसने भेजा था। तो यूएस ने क्या किया उस टाइम पे, देखो प्रेसिडेंट तो जॉर्ज H.W. बुश था और नॉर्मैन श्वार्ज़पोफ, ये जो था ना, ये मिलिट्री मैन था जो कि हेड कर रहा था। ये यार नाम याद रखना, मैं एक बार लिख रही हूँ। ठीक है, नॉर्मैन श्वार्ज़ोफ, पी इसमें साइलेंट है। ठीक है, ये मैन था। पता है और कंट्रीज को क्या रियलाइज हुआ, इराक अपने आप को बहुत बड़ा समझता था कि यार चलो ठीक है देखी जाएगी, लड़ाई करने तो आएंगे, आ जाएंगे। पता है क्या हुआ, यूएस के पास ऐसे ऐसे बॉम्ब्स थे कि किसी नॉर्मल कंट्री के बॉम्ब्स नहीं थे उसके पास ह्यूज नंबर ऑफ बॉम्ब्स, जो कि पता है कैसे चलते थे, ऐसे कंप्यूटर से चलते थे और ऐसे उनके पास रिमोट्स होते थे जिनसे चलते थे। ये बहुत बड़ी बात लगती थी उनको कि यार ऐसे रिमोट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, हम लोग कितने बैकवर्ड हैं। देखो यहीं ये लिखा है कि टेक्नोलॉजिकल गैप कितना है यूएस में और कंट्रीज में, बहुत ज़्यादा गैप है, वो यही बताना चाहता था। और क्या हुआ, उसने कहा और कंट्रीज को, यार एक बात बताओ, 75% तो मेरी गई है आर्मी, तुम्हारी तो 25% ही गई, मुझे पैसे निकालो, ऐसे नहीं चलेगा, फ्री में मैं काम नहीं कराऊंगा। जो उसके एक्सपेंसेस थे वो तो ठीक है, उसने इतना पैसा बनाया यार, यूएस हैज़ बीन अ मास्टरमाइंड शुरू से ही, उसने इतना पैसा बनाया इन सब चीज़ों से। मतलब वॉर में तो लोगों के पैसे लगते थे। यूएसएसआर, याद है ना, मैंने पढ़ाया था अफगानिस्तान के साथ क्या हाल हो गया था, खाना तक इंपोर्ट कराना पड़ गया था। और इनको देखो यूएस को, ये भाई साहब जी प्रॉफिट कर रहे हैं। व्हाट अ डील यार। चलो ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये सब आपको समझ आ गया ना, ये मैप वगैरह समझ आ गया, ये लिटिल डिटेल्स है, अगर आप ये वीडियो 2 बार भी देखोगे ना तो आपको ये सब लर्न हो जाएगा। ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है, मैंने इनको पॉइंट्स में लिख दिया है, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप एक बार क्लियरली देख सकते हो।
थोड़ा रिव्यू कर दूं। देखो यूएस हेजेमनी थी, मैंने बताया 1945 से ही होने लग गई थी। फिर इन्वेजन ऑफ कुवैत, फर्स्ट गल्फ वॉर, यही हुआ ना इन्वेजन ऑफ कुवैत, कुवैत में घुस गया था इराक, तो यहाँ से फर्स्ट गल्फ वॉर शुरू हो रही है। 1982-88 से ईरान एंड इराक की वॉर हुई थी। यूएस ने किसको सपोर्ट किया था? इराक को किया था। इकोनॉमिक लॉस हुआ था $100 बिलियन दोनों को। फिर सऊदी अरेबिया को भी ब्लेम किया था, कुवैत को भी ब्लेम किया था कि ये लोग ही कर रहे हैं, ये लोग हमारे ऑयल रिजर्व्स चुरा रहे हैं और ये सब चीज़ें, ठीक है। तो फिर कुवैत को थ्रेटन किया वॉर के लिए। इराक जो थी फोर्थ बिगेस्ट टेक्नोलॉजी भी थी। 2 अगस्त 1990 मैंने डेट बताया, इराक ने अटैक कर दिया था कुवैत को, क्योंकि कुवैत उसकी बात नहीं मान रहा था। यूएस केम इनटू पिक्चर। यूएस ने किसको हेल्प किया? इराक को हेल्प नहीं किया, यूएस ने हेल्प किया कुवैत को। ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड आया था 1990 में। 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म आया था। क्यों आया था? जब इराक को सरेंडर करना पड़ा, जब यूएस उसके साथ लड़ने चली गई थी, तो उसको कुवैत से वापस बुलानी पड़ गई थी अपनी आर्मी वगैरह, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? यूएस सैंक्शंस ऑन इराक हमने पढ़ा। सैंक्शंस मींस पेनल्टी लगाई थी यूएन ने भी उसके ऊपर। इराक मेड पीपल ऑफ यूएस होस्टेज, उसने अपने लोगों को सीज कर लिया था एकदम से, और उसने कहा था मैं तेरे लोगों को नहीं जाने दूंगा अगर तू ऐसे ही करता रहेगा तो। और उसने कहा था कि अगर जो पैलेस्टाइन है, अगर इजराइल वहाँ से अपनी मिलिट्री नहीं हटाएगा, वहाँ से अपना ये सब मिलिट्री वगैरह जो उसने भेजी हुई नहीं हटाएगा, तो मैं भी नहीं हटाऊंगा तब वहाँ से। ऐसे स्टूपिड रीजन से बनाने लग गया था। 17 जनवरी 1991 को एक डेट दी गई थी कि अगर तब तक तूने नहीं हटाई तो मैं तेरे पर वॉर कर दूंगा। 17 जनवरी को वॉर हो गया था क्योंकि वो नहीं मान रहा था। 17 जनवरी 1991 से लेकर 28 फरवरी 1991 तक वॉर रहा था। 1-2 दिन में ही बहुत बुरा हाल हो गया था। सद्दम हुसैन सरेंडर नहीं कर रहा था, बट बात सारी ये थी कि बहुत ही बुरा हाल हो गया था इराक का। वो जितना वो अपने आप को पावरफुल समझ रहा था, वो इतना पावरफुल नहीं निकला। 6,60,000 ट्रूप्स एंड 34 कंट्रीज पिक्चर में आई थी। 75% यूएस थी, डोमिनेंट थी यूएस। जॉर्ज H.W. बुश उसका प्रेसिडेंट था उस टाइम पे। नॉर्मन श्वार्ज़ोफ उसका मिलिट्री मैन था जो उसको इन सब आर्मी को हेड कर रहा था। टेक्नोलॉजिकल गैप पता लग गया था क्योंकि वो रिमोट पे काम कर रहे थे, बॉम्ब कहीं भी घेर सकते थे। सब कंट्रीज को रियलाइज हुआ कि यूएस तो बहुत आगे है हमसे, ठीक है। फिर क्या हुआ? यूएस ने कैसे प्रॉफिट बनाया, मैंने आपको अभी बता दिया। यूएस ने ऐसे प्रॉफिट बनाया कि वो कहता था जो तुमने मेरे को इतना एक्सपेंडिचर आया, मुझे रीइंबर्स तो करो। 75% मेरी डोमिनेंट है आर्मी, तुम कम से कम मुझे रीइंबर्स तो करो। तो रीइंबर्स कैसे हुआ? किस फॉर्म में हुआ रीइंबर्स? उसको पैसा मिला, उसने जहाँ पेमेंट करनी थी कर दी, बट उसको इतना पैसा मिल गया कि उसको प्रॉफिट होने लग गया, ठीक है। चलो फटाफट ऑन। अब क्या बात हो रही है? देखो 1991 में तो जॉर्ज H.W. बुश था। 1992 में क्या हुआ? फिर 1992 की बात करते हैं। ये तुम लोग को दिख रहा है ना 1992 में क्या हुआ? 1992 में क्लिंटन आ गए। क्लिंटन केम इनटू पावर। अगर आप टॉपिक पढ़ोगे, क्लिंटन ईयर्स करके एक टॉपिक भी है, ठीक है। क्लिंटन केम इनटू पावर इन 1992। आपको ये बात पता होनी चाहिए, यूएस में 4 टर्म हो सकता है, 4 साल का टर्म हो सकता है, और सिर्फ 2 बार हो सकता है। 2 बार से ज़्यादा कोई प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, ठीक है। चलो ठीक है, फटाफट। क्लिंटन ईयर्स, ही वन 1992 में, मैंने अभी आपको यही बताया, ठीक है। अब क्या देखो ये देखो ध्यान से। क्लिंटन जो था ना, वो सिर्फ सॉफ्ट पॉलिटिक्स खेलता था, वो हार्ड पॉलिटिक्स खेलता ही नहीं था। सॉफ्ट पॉलिटिक्स मतलब डेमोक्रेसी। ही वॉज टोटली इन फेवर कि कम्युनिज्म बैड है, डेमोक्रेसी अच्छी है। भाई वो तो ऑलरेडी है, तू नया क्या कर रहा है ये तो बता। कुछ भी नहीं, बस डेमोक्रेसी अच्छी है, बस। उसको सॉफ्ट पॉलिटिक्स का मतलब आप पता है आपको क्या होता है? उसको सिर्फ इंटरनल अफेयर्स से मतलब था। उसके जो यहाँ पे हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं है फॉरेन अफेयर्स से, उसका कोई वास्ता ही नहीं है फॉरेन अफेयर्स से। उसको सिर्फ अपनी कंट्री का देखना है। बट आगे आगे देखते हैं क्या करा उसने। ऐसा कुछ था नहीं, बट इनिशियली आप ये समझो कि वो फॉरेन अफेयर्स से इंटरेस्टेड ही नहीं था, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की बहुत बातें होती थी कि यार नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इससे क्लाइमेट ख़राब होएगा। अच्छी बातें करते थे, बट उस टाइम पे ये इतने प्रेवलेंस उस टाइम पे थी नहीं, ठीक है। अब तो बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड ट्रेड कैसा, उसका एक पॉइंट था कि वर्ल्ड ट्रेड
वो चाहता था वर्ल्ड ट्रेड आराम से चले, इंपोर्ट्स आए, एक्सपोर्ट्स हो, इक्वल हो, कोई ऐसा नहीं था उसको कि नहीं नहीं सिर्फ एक्सपोर्ट्स होंगे इंपोर्ट्स नहीं होंगे, एक्सपोर्ट्स हो और कंट्री भी पीसफुली रहे, हम भी पीसफुली रहे। वो सिर्फ और सिर्फ इसी आइडियोलॉजी पे जीता था। हार्ड पॉलिटिक्स मतलब मिलिट्री पावर और सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। इनफैक्ट H.W. बुश बहुत ज़्यादा हार्ड पॉलिटिक्स खेलता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, ही अगेन वन इन 1996, 1992 टू 96 वन टर्म हो गया। अब वो सेकेंड टर्म तो कर सकता है ना, मैंने ये बताया ना 4 साल का एक टर्म, 4 साल का एक टर्म, उसके बाद दोबारा पार में नहीं आ सकता। अब क्या हुआ 96 में वो भाई साहब जी दोबारा पार में आ गए, ठीक है। इन यूएस 2 मैक्सिमम टर्म्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, यूएस हैज विड्रॉन। हमने ये बात तो कर लिया ना कि यूएस के मैक्सिमम 2 टर्न्स हो सकते हैं, ये तो मैंने अभी आपको बताया था। यूएस हैज विड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल अफेयर्स पे बात करता था, बट यार ये तो सिर्फ कहने की बात थी। आगे देखते हैं उसने हुआ क्या। देखो अब 1992 में क्या हुआ, पार में आया 96 तक, 96 में वो दोबारा जीत गया, ठीक है। हमने ये अभी पढ़ा है, वन अगेन इन 1996। तो उसका ना एक एजेंडा था कि क्या था, अब क्या हुआ, नेक्स्ट ये टर्म तो मैं जीत गया, नेक्स्ट टर्म में जीत नहीं सकता क्योंकि टर्म्स तो 2 ही होते हैं। तो उसने कहा कुछ ना पंगा करके जाता हूँ, इतना आसानी से नहीं जाऊँगा, ठीक है। उसने क्या किया, उसने ना यूगोस्लाविया पे एक बहुत अलग ट्रेजेडी सी हुई, आपको मैं बताती हूँ क्या हुआ। पहले तो यूगोस्लाविया का मैप देखो, ये देख रहे हो, अब तो यूगोस्लाविया डिसइंटीग्रेट हो गया है ना, ये तो मैंने आपको बताया था अपने सेशन में। देखो पहले ना यूगोस्लाविया 6 कंट्रीज थी, 6+1। बताती हूँ 6+1 का मतलब क्या है। स्लोवेनिया था एक, क्रोएशिया था एक, बोस्निया एंड हर्जेगोविना था, ठीक है, एक मॉन्टेनिग्रो था, सर्बिया था, मैकेडोनिया था, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 है ये। एक ही देखो आप लाइंस देख रहे हो, कोसोवो, ये इसको ध्यान रखना, हमारी स्टोरीज के अराउंड रिवॉल्व करेगी। ये देखो लाइन से बना हुआ है, इसने अपने आपको सेल्फ डिक्लेयर्ड वर्ल्ड, तो ये 1 यहाँ पे क्या है, कोसोवो, इसने अपने आपको सेल्फ डिक्लेयर्ड वर्ल्ड बोल दिया था कि हाँ मैं भी एक अलग से कंट्री हूँ। इसको बट रिकग्निशन नहीं मिली थी, इसको नहीं बोला गया था, ठीक है। ये आपने देख लिया 6+1 कंट्रीज, ठीक है। अच्छा फिर क्या हुआ, यूगोस्लाविया में बहुत सारे ना एथनिटी इश्यूज थे। एथनिटी इश्यूज मतलब कौन कितना है, मतलब कितने कौन से लोग हैं। एथनिटी मतलब पता है क्या होता है कि जैसे कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम्स हैं, हमारी कंट्री में भी ऐसा है, उस टाइम पे भी ऐसा था, ठीक है। तो कोसोवो में पता है कहना था उनको 80 अल्बेनियन थे और 20 सर्ब्स थे। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, जो ये सर्बिया कंट्री थी ना, ये अपने आप को बहुत बनती थी, वो चाहती थी कि हम ये सब एक हो जाए और सर्बिया बन जाए। इट वांटेड टू एक्वायर ऑल ऑफ दिस, ये इसको भी एक्वायर करना चाहती थी, क्रोएशिया का पार्ट भी, स्लोवेनिया तो उसने फाइट करके अपने पास ले लिया था, इतनी फाइट्स चली थी सर्बिया और स्लोवेनिया में। क्रोएशिया का पार्ट भी एक्वायर करना चाहती थी, सब जमीनें सर्बिया लेना चाहती थी, अपने आप को बहुत एडवांस समझती थी, उसको लगता था जो हूँ ना मैं ही हूँ, ठीक है। क्या हुआ, यूगोस्लाविया पहली बात तो ना यूएस फेवर करती थी ना यूएसएसआर, नाम की वन ऑफ द फाउंडिंग कंट्रीज थी। कौन सी है नाम की 5 कंट्रीज जो फाउंडिंग कंट्रीज है, इंडिया, घाना, इजिप्ट, यूगोस्लाविया एंड इंडोनेशिया, ठीक है। ये 5 कंट्रीज थी। तो सर्बिया का, अच्छा अब हुआ क्या, इसने कहा एथनिटी इश्यूज तो हैं ही कोसोवो में, 80% कौन है, 80% अल्बेनियन है और 20% सर्ब्स है। तो क्या हुआ, नाटो इज नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाटो हमें पता है, इसका ईयर है 1949। इसने क्या किया, इसने 2 मंथ्स तक यूगोस्लाविया में बॉम्बार्डमेंट करी। बॉम्बार्डमेंट मतलब बॉम्ब्स फेंके, ठीक है, बॉम्बार्डमेंट बोलते हैं इसको, बॉम्ब्स फेंके। तो फिर क्या हुआ, देखो नाटो बॉम्बार्डेड फॉर 2 मंथ्स इन यूगोस्लाविया। क्या हुआ, नाटो ने ये 2 मंथ्स बॉम्बार्डमेंट पता है क्यों करी, क्योंकि ना ये इस टॉपिक का नाम है कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यूरिंग क्लिंटन ईयर्स, ठीक है। क्लिंटन सिर्फ एक ये पंगा लेना चाहता था और कुछ नहीं। तो उसने क्या किया,
उसने मिलिट्री बेस सेट किया कोसोवो में, ठीक है। उस मिलिट्री बेस के बाद सारी लड़ाई पता क्या थी, जो अलकायदा था ना, ये ग्रुप अलकायदा ग्रुप जो था, ये यूएस के लोगों को बहुत हेट करता था, कभी ना कभी कुछ ना कुछ करता था। 1999 में ना उसने क्या किया, एक तो नाटो फोर्सेस लगा दी थी कोसोवो में, ठीक है। ये सब फर्स्ट गल्फ वॉर का पार्ट है, ठीक है। ये लगा दी थी नाटो फोर्सेस कोसोवो में और बॉम्बार्डमेंट किया 2 मंथ्स तक। अलकायदा ने यूएस एम्बेसी जो थी ना दर एस सलाम और तंजानिया, ठीक है, ये एक जगह का नाम है विच इज़ इन तंजानिया एंड द अदर इन नायरोबी। नायरोबी इज़ द कैपिटल ऑफ कीनिया। 1998 में अलकायदा ने ये किया, जिसके वजह से 1999 में नाटो ने अपने फोर्सेस कोसोवो में लगा दिए और युगोस्लाविया पर हमला करने लग गया। बाय युगोस्लाविया हियर आई मीन सर्बिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, इस वजह से आया ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच में पता है क्या था, ये मतलब उसने मिसाइल्स खड़ी कर दी थी यार, क्रूज मिसाइल्स, ऐसे करके मिसाइल्स, अगर आप पिक्चर देखोगे ना तो ऐसे करके मिसाइल्स छोड़ दी थी यूएस ने ऑन सुडान एंड अफगानिस्तान। क्यों, इतने सिविलियंस की मौत हो गई थी यार। पता है इसको क्या लगता था, इसको लगता था कि जो सुडान और अफगानिस्तान है वही अलकायदा के सारे टेररिस्ट बैठे हुए हैं, और वहाँ पे बहुत सिविलियंस की डेथ भी हो गई थी इसी वजह से। इस वजह से ये बहुत क्रिटिसाइज्ड भी हुआ था, ठीक है। मूविंग ऑन, चलो अब सेकेंड गल्फ वॉर की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड गल्फ वॉर। गाइस समझ आ रहा है, एम आई क्लियर? अच्छा ठीक है, अब क्या हुआ, पहली बात तो सेकेंड गल्फ वॉर का क्या हुआ था, मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी बताती हूँ। क्या हुआ, इराक के कुछ लोगों ने, देखो उसे सरेंडर तो किया नहीं था, उसने सिर्फ कुवैत की आर्मी वापस ले ली थी, क्योंकि इतने ज़्यादा यूएस के 6,60,000 ट्रूप्स वहाँ गए थे, तो उसने वापस तो ले ली थी। फिर क्या हुआ, जो इराक के कुछ लोगों ने क्या किया, यूएस की ना 4 मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स बोलते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, एयरक्राफ्ट्स चुरा कर ना यूएस को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। एक तो नॉर्थ एंड साउथ टावर्स में छोड़ दिया था, एक पेंटागन बिल्डिंग में छोड़ दिया था, एक नॉर्थ में, एक साउथ में, एक पेंटागन बिल्डिंग में, एक कैपिटल बिल्डिंग ऑफ यूएस कांग्रेस। कैपिटल बिल्डिंग वो होती है जहाँ यूएस के जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं ना, वो लोग सब मिलते हैं। उसने 4 जगह ऐसे हमला कर दिया था। तो यार ये बहुत बड़ी बात थी कि इराक ने फिर इनसे पंगा लेने की कोशिश करी है। ये टाइम पीरियड बताऊँ क्या था, ये टाइम पीरियड इम्पॉर्टेंट है। सब कुछ जब 1991 में फर्स्ट गल्फ वॉर ख़त्म हो गई है, फिर इसने पंगा लिया है मार्च 20, 2003 से लेकर दिसंबर 18, 2011 तक ये वॉर चली थी, ठीक है, समझ रहे हो। तो क्या हुआ, अब ये लड़ाई क्या हुआ, अगर उसने ये सब किया तो आपको क्या लगता है यूएस क्या चुप बैठेगा? यूएस का साथ और कंट्रीज ने भी दिया। इराक और यूएस के बीच में हुई थी सेकेंड गल्फ वॉर। इट वाज लेड बाय यूके, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया और 26 अदर कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज गई थी। दिस इज नॉट 26, दिस इज 36। टोटल 40 कंट्रीज गई थी टू बी प्रिसाइज लड़ने के लिए इराक से, ठीक है। दिस वॉज कॉल्ड ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इराक वॉर बोलते थे इसको, सेकेंड गल्फ वॉर को। मैंने आपको बताया ना, ऑपरेशन वॉज कॉल्ड ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो क्या हुआ, मार्च 20, 2003, और ये मैंने आपको टाइम पीरियड यहाँ लिख दिया है, ठीक है। 1991 में सद्दाम हुसैन वॉज ऑर्डर्ड टू स्टॉप मेकिंग न्यूक्लियर और केमिकल वेपन्स एंड इंस्पेक्टेड। अब 1991 में क्या हुआ, सद्दाम हुसैन को बोला कि यार मत बनाओ, अब ये जो केमिकल वेपन्स वगैरह हैं ये सब बनाना छोड़ दो, और अगर तुम नहीं करोगे तो हम यूएन से कहेंगे कि सस्पेक्ट करो, इन्हें इंस्पेक्ट करो जाके। सस्पेक्ट मतलब तो शक होता है, कि सस्पेक्ट नहीं, इंस्पेक्ट करो मतलब जाकर देखो कि ये सच में बन रहा है क्या। तो यूएन कहता है वी हैव गॉट नो राइट्स, मतलब हमारे पास कोई बेसिस नहीं है उनको चेक करने के लिए, या उनके ऊपर केस चलाने के लिए, या लीगली चेक करने के लिए उनकी वो लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो क्या हुआ, यूएन वेपन्स इंस्पेक्टर इंस्पेक्टेड, बट उनको कोई, बल्कि इंस्पेक्ट किया भी था उन्होंने, बट उनको कुछ एविडेंस नहीं मिला,
ठीक है, उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली कि वो लोग कह सकें हाँ केमिकल वेपन्स बनते हैं वहाँ पर, ठीक है। बट यूएस को तो लगता था नहीं बनते हैं वहाँ पे, डेफिनेटली बनते हैं, ठीक है। उस टाइम पे क्या हुआ था 96 के बाद, मतलब 2001 में पार में पता है कौन आया था, बताओ कौन आया था? आया था जॉर्ज W बुश। जो हमने पहले पढ़ा था वो जॉर्ज W.H बुश था, उसी का सन था ये जॉर्ज W बुश। ये भी बहुत हार्श स्टेप्स लेने वालों में से था, ठीक है। स्टार्टेड, पता है क्या हुआ 1991 में ना, वो मानता तो था नहीं, वो अपनी गलती तो कभी मानता ही नहीं था कि हाँ न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह हो रहे हैं। इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्ट किया बट उन्हें एविडेंस नहीं मिला, भाई नहीं मिल पाया एविडेंस, तो ही वॉज रिफ्यूजिंग टू अबाइड। वो कोई चीज़ वो नहीं कर रहा था, फॉलो नहीं कर रहा था, उसको कितना मना किया मत करो मत करो, बट वो फॉलो करना चाहता ही नहीं था क्योंकि ही वॉज रिफ्यूजिंग टू अबाइड। देयरफॉर 9/11 अटैक्स हैपेंड। यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट अटैक्स है, हमने कितना पढ़ रखा है, ठीक है। 9/11 अटैक्स हुए थे यूएस में। क्या हुआ 9/11 का मतलब पता है क्या हुआ हमारे इंडिया में? 11/9 मतलब 11th ऑफ सितंबर, 9th मंथ 11th डेट, ठीक है। फिर क्या हुआ, जॉर्ज W.H बुश को बहुत ना टेंशन होने लग गई कि यार ये लोग तो आके हमारे लोग मार रहे हैं और कैसे चलेगा ये सब चीज़ें, ठीक है। तो उसने पता है एक ऑपरेशन शुरू किया विच इज कॉल्ड ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। इस ऑपरेशन का कहने का मतलब पता है क्या था? हल्का सा भी मुझे हिंट हो गया ना कि ये कंट्री वेपन्स बना रही है या फिर टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ये कहा जाता था जो सद्दम हुसैन था वो टेररिज्म को प्रमोट करता था, फंडिंग करता था, वो वेपन्स बनवाना चाहता था, वो वॉर के प्रो था, मतलब वो अगेंस्ट वॉर नहीं था, ही वॉज इन फेवर ऑफ इट। तो उसने कहा कि अगर अब मुझे कोई भी लगा ना कि टेररिज्म हो रहा है तो वॉर होगा, मैं सीधा वहाँ जाके लड़ना शुरू कर दूंगा। बट आपको क्या लगता है वो सरेंडर करने वाला था इराक का सद्दम हुसैन? ही वॉज वेरी एडमेंट, वो नहीं करने वाला था। यूएस देन डिसाइडेड फॉर अ वॉर बिकॉज इराक वॉज सस्पिशियस। देखो यूएन ने तो बोल दिया, इंस्पेक्ट किया कि नहीं कोई एविडेंस नहीं है, बट पहले तो मैंने बताया ना, पहले तो वो लोग कर ही नहीं रहे थे, हमारे जुरिस्डिक्शन से बाहर है या हमारे पार में नहीं आता है कि हम किसी कंट्री में जाके ये चीज़ चेक कर ले। बट बहुत कंट्रीज़ ने एम्फेसिस दिया ना, तो उसने देखो वहाँ जाके इंस्पेक्ट किया, यूएन वेपन्स इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्ट किया वहाँ जाकर, उसको कोई एविडेंस नहीं मिला। तो क्या हुआ, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम आया। एंड्योरिंग फ्रीडम ऑपरेशन का मतलब क्या है? वॉर ऑन टेरर। हल्का सा भी टेरर हुआ, उसको डर हुआ कि कुछ ना कुछ ये टेररिज्म फंडिंग हो रही है, यहाँ पे लड़ाई का कुछ भी चांस है, कुछ ना कुछ केमिकल वेपन्स अंदर बन रहा है, मैं जाके वहाँ लड़ाई कर दूंगा। कोई एविडेंस तो था नहीं, और यूएस तो यार ही वॉज द फादर ऑफ ऑल, सबका मतलब सबको सबसे ऊपर समझता था, ये तो मैं बता चुकी हूँ। तो उसने क्या किया, बिना किसी परमिशन के ही वेंट एंड बिकॉज ही थॉट इराक वॉज सस्पिशियस, इराक वॉज डाउटफुल, कुछ ना कुछ है अंदर जो मुझे नहीं पता लग रहा है, ठीक है। और इतनी अंदर लड़ाई वड़ाई हुई, रिजल्ट वॉज डेमोक्रेसी केम इन। जितना आसान लग रहा है ना डेमोक्रेसी केम इन, इतना आसान पता है गाइस था नहीं। मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि ना डेमोक्रेसी कैसे आई। अब देखो सद्दम हुसैन को सरेंडर करना पड़ा, क्या हुआ, उसकी एक फोटोग्राफ थी, एक ऐसे मूर्ति टाइप थी, उसको गले में ऐसे बांध कर ऐसे खींच दिया गया था। अभी मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ, ऐसे उसे खींच दिया गया था और नीचे गिर गया। वो भाग गया था किसी और कंट्री में, अपने जहाँ वो पहले रहता था, वेयर ही वॉज बॉर्न एंड बॉट अप, वहाँ जाके रहने लग गया था वो। उसने सरेंडर कर दिया था, बिल्कुल छोड़ दिया था, वो फिर भी उसके पीछे पड़ा रहा। पता है यूएस ना समझता था जैसे मैंने अब इसको स्टेप डाउन कराया है, इसको किसी ना किसी तरीके से सरेंडर कराया है, अब ड्यूटी तो यूएस की हुई ना कि यार ऐसे मतलब मैंने किसी गवर्नमेंट को, किसी लीडर को स्टेप डाउन करा दिया है, तो मैं ही अपने मिलिट्री ट्रूप्स को यहाँ भेजूंगा जो कि टेक केयर करेंगे। कुछ टाइम के बाद एक इलेक्टेड लीडर भी आएगा जो कि कंट्री की तरफ देखेगा। बट ये इतना आसान नहीं था। एक ग्रुप्स आ गए थे कुछ, इनको पता क्या बोलते थे, इनको बोलते थे मिलिशिया ग्रुप्स। मिलिशिया ग्रुप्स पता है क्या होते हैं? ये वो ग्रुप्स होते हैं जिनको, ये ना छोटे छोटे आर्मी ग्रुप्स होते हैं जो कि स्टैंड अगेंस्ट कर रहे थे कि तुमने क्या किया है, ये सब कुछ खत्म कर दिया, तुम डेमोक्रेसी लाना चाह रहे हो, हम नहीं चाहते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट था वहाँ पे, जितनी आसानी से ये बता रहे थे डेमोक्रेसी केम इन, ऐसा हुआ ही नहीं था।
बहुत अनरेस्ट, वहां सिविल वॉर तक शुरू होने के चांसेस थे, ऑलमोस्ट सिविल वॉर हो चुकी थी वहां। और यूएस भी कितने टाइम तक रखता है, एक टाइम के बाद तो उसने भी अपने लोगों को वापस बुला लिया था। तो यार बस यही बात मैं बता रही हूँ कि डेमोक्रेसी केम इन तो ठीक है, बट इतनी आसानी से नहीं आई थी, बहुत टाइम लगा था लोगों को ये बात डिजेस्ट करने के लिए कि हाँ जेन्युइनली डेमोक्रेसी आ चुकी है एंड वी नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस। ठीक है, चलो क्विकली एक बार रिव्यू करते हैं। ये रहा सऊदी अरेबिया, ठीक है, मैंने जो मैप बनाया था, इराक इज़ हियर, सीरिया ये रहा, बगदाद इसकी कैपिटल इराक की, ठीक है, ये बताया था ना मैंने आपको। अच्छा वो कहाँ है, वेयर इज़ जॉर्डन, ये रहा। और कौन सी कंट्री हम देख रहे थे, ईरान, ये रहा। कुवैत देखो कितना छोटा सा है, देख रहे हो, ये रहा कुवैत, बहुत छोटा है, टू स्मॉल। अच्छा ठीक है, और हमने कौन सी कंट्री देखी थी, इजराइल देखी थी ना, ये देखो ये रही इजराइल। ठीक है, चलो क्या हुआ, ऑन 2 अगस्त 1990 द इराकी आर्मी इन्वेडेड एंड ऑक्यूपाइड कुवैत। यही तो हमने पढ़ा था, इराक ने कुवैत को ऑक्यूपाई किया था एंड रिजर्व्स। अब उसको क्या लगता था, देखो इसमें पता है क्या लिखा है, रिजर्व्स वुड हेल्प टू पे ऑफ द मैसिव डेट। डेट कितने का था, $100 बिलियन। ठीक है, अगर आप ये सब बातें याद रखोगे ना तो आप कभी भूलोगे नहीं, और ये सब चीज़ें आप एग्जाम में लिख के आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मैंने नोट्स सब बना दिए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, वो आप ध्यान से देखोगे ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप ऐप डाउनलोड कर लो, और उसमें क्विजेस भी अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है, मैसिव डेट था, इराक हैड अक्रूड इन इट्स रीसेंट वॉर। ईरान और इराक की लड़ाई हो रखी थी ना, तो बहुत सारे पैसे का नुकसान हो गया था, जिनको वो कुछ और ही बोलता था। क्या बोलता था, अच्छा बताओ, वो बोलता था कि कुवैत ने आके हमारे ऑयल वेल्स को ड्रिलिंग करी है तभी हम नुकसान में हैं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, एज वेल एज गिव इराक सिग्निफिकेंट बार्गेनिंग पावर एज द गेट कीपर टू मिडिल ईस्टर्न ऑयल। तो वो क्या चाहता था, वो चाहता था कि कुवैत इराक को अपने सारे वेल्स दे, सारे रिजर्व्स दे, सारी अपनी टेरिटरी दे दे, कि उसको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, दिस वाज मेट विद इंटरनेशनल कंडेमनेशन। कंडेम मतलब क्या होता है, कंडेम मतलब होता है क्रिटिसिज्म। तो बाहर के लोग, मैंने आपको बताया ना कितने लोग फाइट करने गए थे, यूके, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, यूएस, सब लड़ने गए थे इराक के साथ। क्यों लड़ने गए थे, इंटरनेशनल कंडेम क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो गलत कर रहा था यार। एंड बॉट इमीडिएट इकोनॉमिक सैंक्शन। सैंक्शंस मतलब, सैंक्शंस मीन्स पेनल्टी। पेनल्टी मतलब फाइन लगाना। ठीक है, यूएन ने फाइन लगा दिया था अगेंस्ट इराक बाय मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, चलो ये सब हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको एक बार फॉर्मल लैंग्वेज में सब बता रही हूँ। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश, सबसे पहला प्रेसिडेंट जो हम बात कर रहे थे, डिप्लॉयड यूएस फोर्सेस इनटू सऊदी अरेबिया एंड अर्ज्ड अदर कंट्रीज टू सेंड देयर ओन फोर्सेस टू द सी। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि सऊदी अरेबिया भी आ जाए, हर कंट्री आ जाए इससे लड़ने के लिए, तभी तो उनके पार को लेकर ही तो करेंगे ना वो। उन सबकी पार अगर मिल जाएगी तो इराक हार जाएगा। An array of nations joined the coalition, forming the largest military alliance. बहुत बड़ी मिलिट्री अलायंस बनी थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 में तो बहुत ही बड़ी अलायंस थी, है, क्योंकि वो सब बिग नेशंस मिल गए थे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कोलिशंस मिलिट्री फोर्सेस वर फ्रॉम यूएस, मैंने अभी यूएस का नाम बताया, यूके भी बताया, इजिप्ट भी था, सऊदी अरेबिया भी था, बहुत सारी कंट्रीज थी। एज लीडिंग कॉन्ट्रीब्यूटर्स इन दैट सऊदी अरेबिया पेड अराउंड $32 बिलियन ऑफ $60 बिलियन कॉस्ट। उसने, उसका कहने का मतलब है सऊदी अरेबिया ने बहुत पैसा कंट्रीब्यूट किया था। ठीक है, मैसिव कोलिशन फोर्सेस ऑफ 6,60,000 ट्रूप्स की बात करी थी ना हमने, 34 कंट्रीज यहाँ पे, एंड डिफीटेड इट इन व्हाट केम टू बी नोन एज फर्स्ट गल्फ वॉर। इसे हम क्या बोलते थे, इसे हम फर्स्ट गल्फ वॉर बोलते थे। ऑपरेशन कौन सा था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ईयर कौन सा था, मैं बता देती हूँ, ईयर था 1991। ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड की जो बात करी थी, शील्ड मतलब प्रोटेक्ट करना, वो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए था, वो भी कुवैत की जब यूएस वो आ गया था, फोर्स आ गया था। ठीक है, दैट वाज कॉल्ड ऑपरेशन डेजर्ट स्टील और शील्ड। और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 1991 में आया था, वाज लार्जली अमेरिकन, लेड बाय अमेरिकन जनरल नॉर्मैन श्वार्ज़वो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है ना आपको, हमने तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, ये तो हम लिख ही सकते हैं। अब क्या हुआ फर्स्ट गल्फ वॉर के बारे में, और सद्दाम हुसैन, देखो ये नाम लिखा है। ठीक है,
ये देख रहे हो, जॉर्ज W.H. बुश था ये। क्या हुआ अब, देखो सद्दाम हुसैन प्रॉमिस्ड अ मदर ऑफ ऑल बैटल्स। उसने कहा कोई बात नहीं, इतनी बड़ी लड़ाई करूंगा कि तू देखता रह जाएगा, ठीक है। बट इराकी फोर्सेस वर क्विकली डिफीटेड, एक ही दिन में काम खत्म कर दिया था, बताया था। एंड फोर्स टू लीव इराक, इराक से लोग भाग के सऊदी अरेबिया में आ गए थे। मैप में समझाया था ना, भाग के इधर उधर हो गए थे सब लोग। एंड आफ्टर द वॉर इराक वॉज रिक्वायर्ड टू सबमिट द इंस्पेक्शंस। इराक को इंस्पेक्शन सबमिट करनी पड़ी थी ना, जब बहुत ज़्यादा यूएन, हमने पढ़ा था यूएन वेपन इंस्पेक्टर गया था वहाँ इंस्पेक्ट करने, टू इंश्योर इट पोजेस्ड नो केमिकल और अदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इन्हें पता है क्या बोलते थे, इन्हें बोलते थे WMD, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है। द वॉर मार्क द इंट्रोडक्शन ऑफ लाइव न्यूज़ ब्रॉडकास्ट। मैंने बताया था ना लाइव न्यूज़ ब्रॉडकास्ट क्या होती थी, जब देखते थे लोग कि यूएस एक क्लिक में एक इतना बड़ा बॉम्ब गिर रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इतनी फेटलिटीज़ हैं, इतनी इंजरीज हैं फ्रॉम द फ्रंट लाइन्स ऑफ द बैटल, जो सबसे आगे लड़ रहे थे, प्रिंसिपली मतलब इम्पॉर्टेंटली बाय द यूएस नेटवर्क CNN एक चैनल का नाम था, दस अर्निंग निकनेम वीडियो गेम वॉर। वीडियो गेम वॉर क्यों थी, क्योंकि वो ऐसे चल रही थी लैपटॉप पे, लैपटॉप नहीं होता था, कंप्यूटर होता था, कंप्यूटर पे चल रही थी, ठीक है। इट वाज आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर गेम वॉर। देखो यही सब मैंने एक्सप्लेन किया, यही ये सब लिखा हुआ है। बिकॉज ऑफ द यूसेज ऑफ स्मार्ट बॉम्ब। स्मार्ट बॉम्ब कौन सा था, जो वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा था, इसमें सिर्फ यही लिखा है, ठीक है। ये दीज आर ऑल NCERT लाइन्स, आपको ये याद रखनी है, ठीक है। आप इनको पॉइंट्स बना के आंसर लिख दोगे ना, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। अब हम सेकेंड गल्फ वॉर की बात करें, विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेशन इराकी वॉर। इराक वॉर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। गूगल पे तो ये इराक वॉर शो करता है, बट हम इसको ऑपरेशन इराकी फ्रीडम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। 2003 में शुरू हुआ था 19 मार्च, ये हमने पढ़ा था। यूएस लॉन्च इन्वेजन इराक, कोड नेम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ठीक है। इसका नाम क्या था, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। अगर क्वेश्चन आए गल्फ वॉर का, गल्फ वॉर 1 की बात करनी है। अगर क्वेश्चन आए इराक वॉर, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, तो हमें किसकी बात करनी है, सेकेंड गल्फ वॉर की बात करनी है। मोर देन 40 अदर कंट्रीज ज्वाइन। मैंने आपको बताया था ना, वो 26 नहीं थी, वो कितनी कंट्रीज थी, वो 40 कंट्रीज थी। 40 of the willing, 40 other countries joined the US coalition of the willing. coalition of the willing क्या था, जो कंट्रीज विलिंग है, जो कंट्रीज लड़ने आना चाहती है वो आ सकती है, उनका कोलिशन बन जाएगा, ठीक है। आफ्टर द UN refused to give its mandate to its invasion. The invasion occurred as part of the George W. Bush, क्योंकि लास्ट में तो जॉर्ज W. बुश आ गया था ना गल्फ वॉर 2 के टाइम। गल्फ वॉर 1 के टाइम कौन था, जॉर्ज HW. बुश, उसका ये इसका फादर था जॉर्ज W. बुश का। और फिर कौन आ गया था, क्लिंटन रहा 2 साल, क्लिंटन ने यूगोस्लाविया वाला इंसिडेंट हुआ था उसके टाइम पे, और जॉर्ज W. बुश के टाइम पे गल्फ वॉर 2 हुई थी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन वॉर ऑन टेरर हमने पढ़ा था। अच्छा मुझे उसका ऑपरेशन बताओ। ऑपरेशन वॉज ऑपरेशन इंश्योरिंग फ्रीडम। आई विल नॉट लेट क्वेश्चंस ओपन एंडेड, सो कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, राइट, ठीक है। फॉलोइंग द September 11 अटैक, September 11 कौन सा था, 11/9 बोल रहे थे उसको, ठीक है। वैसे 9/11 बोलते थे, मतलब ये हुआ तो 11/9, ठीक है। फिर क्या हुआ, द बुश एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन इट्स रेशनल फॉर द इराक वॉर प्रिंसिपल ऑन द assertion that Iraq supposedly possessed WMD। मैंने बताया ना आपको, WMD मतलब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। यूएस को लगता था, यूएस ने क्यों वॉर किया था इराक के ऊपर, क्योंकि वो सस्पिशियस था, डाउटफुल था कि उसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे। सारी बात ही यही थी, ठीक है। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन देखो यहाँ लिखा है, आप लोग देख रहे हो, प्रोग्राम एंड दैट द इराकी गवर्नमेंट पोज्ड अ थ्रेट टू द यूएस। उसको लगता था वो टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, यूएस को एक थ्रेट है ये, तभी तो यूएस के लड़ने गया था उसके पास। एंड कोलिशन एलीज, कोलिशन एलाइज कौन थे उसके, पोलैंड था, यूके था, इजिप्ट था, सऊदी अरेबिया था, ये सब कंट्रीज एलाइज थे। एलाई कौन होता है, एक फ्रेंड होते हैं, ठीक है, जो साथ में मिलके करते हैं। सम यूएस ऑफिशियल्स फॉल्सली अक्यूज्ड सद्दाम हुसैन और नेबरिंग कंट्रीज ऑफ हार्बरिंग सपोर्टिंग अल-कायदा। यार इसकी कुछ भी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, कुछ भी समझ लो, बस समझ लो यार। देखो अल-कायदा यही तो था, जो मेन टेररिस्ट ग्रुप था यही तो था, तालिबान भी था, पता है,
ये दोनों कंट्रीज, ये दोनों मेन टेररिस्ट ग्रुप्स थे जो यूएस को हार्म करना चाहते थे। ठीक है, मूविंग ऑन, क्विकली एक बार देख लेते हैं। देखो ये रहा आर वेरी ओन सद्दम हुसैन। ये देखो ये इसको जेल कर दी गई थी। ठीक है, ये जेल में गया था, ये इसकी कोर्ट की है जब ये यार इसका ये जब अपनी कंट्री में मिला, अपने दूसरी कंट्री में जहाँ ये बॉर्न बॉटअप हुआ था वहाँ मिला था ना भाई, इसको पहचाना नहीं जा रहा था, इसका इतना बुरा हाल, ये छोटे से रूम में बैठा हुआ मिला था। इसकी इतनी बुरी कंडीशन थी कि इसके टेस्ट कराने पड़े थे, इसके हेयर वगैरह के लैब टेस्ट हुए थे, तब पता लगा था कि ये वही है। ठीक है, सिंस नो एविडेंस ऑफ WMD का वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का कोई एविडेंस तो था नहीं, हैज़ बीन अनअर्थ इन इराक में कोई, क्योंकि यूएन ने करा था ना, मैंने आपको बताया, बट कोई एविडेंस तो मिला ही नहीं था। It is speculated that the invasion was motivated by other objectives such as controlling in Iraqi oil fields and installing a regime friendly to the US. अब ये लाइन पता है क्या कह रही है? ये लाइन का कहने का मतलब है कि इसका देखो कोई अगर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का कोई एविडेंस नहीं मिला तो यूएस ने क्यों इन्वेड किया इराक के ऊपर? क्या रीज़न रहा होगा? रीज़न ये रहा होगा कि वो चाहता था इराक को मैं टेक ओवर कर लूँ, यूएस ये चाहता था, और जो वहाँ के ऑयल फील्ड्स हैं, वहाँ के रिजर्व्स हैं, वो सब मेरे हो जाएं। यूएस वाज द गॉड ऑफ ऑल, फादर ऑफ ऑल, सब कुछ वही था ना। ठीक है, एंड इंस्टॉलिंग अ रेजिम फ्रेंडली टू द यूएस, या तो मैं टेक ओवर कर लूँ या तो कोई ऐसा रेजाइम आए, रेजाइम मतलब रूल आए वहाँ पे जो कि फ्रेंडली हो। फ्रेंडली कैसे हो सकता है? डेमोक्रेसी ला के हो सकता है। ठीक है, इराकी फोर्सेस वर क्विकली ओवरवेल्म्ड। Saddam Hussein was captured in December of the same year and executed 3 years later. 3 साल बाद उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। ठीक है, और उसको जेल तो पहले ही हो गई थी, उसी टाइम ही जेल हो गई थी। ठीक है, इराकी फोर्सेस वर क्विकली ओवरवेल्म्ड, वो लोग को लग रहा था कि यार शायद कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, सद्दम हुसैन वॉज कैप्चर्ड इन दिसंबर ऑफ द सेम ईयर। कौन सा ईयर? 2013 दिसंबर में 2011 तक ये वॉर चली थी ना। ठीक है, जब उसने सरेंडर कर दिया था, और आफ्टर 3 इयर्स ओनली 2014 में इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। ठीक है, बस आपको ये बात याद रखनी है। मूविंग ऑन, देखो ये सीरिया है, ये इराक है, ये एरियाज अंडर IS है। IS की फुल फॉर्म पता है आप लोगों को? पता होनी चाहिए। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, नॉट ईरान, माइंड यू, इराक एंड लेवेंट। ठीक है, द कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूड फॉर मच ऑफ द नेक्स्ट डेकेड। 10 साल तक, साल ही लिख दिया है, कोई बात नहीं, चलो समझ रहे हो ना। 10 साल तक लड़ाई चली थी। आज अगर आप जाओगे ना इराक में तो सिर्फ कहने के लिए पीस है, अभी भी अनरेस्ट ही है वहाँ पे। अब पहले से कंपेयर करा जाए तो है पीस, बट फिर भी अनरेस्ट है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूड फॉर मच ऑफ द नेक्स्ट डेकेड एज इंसर्जेंट ग्रुप्स, मैंने आपको बताया था, मिलिशिया ग्रुप्स भी बोलते हैं उन्हें, टू अपोज द ऑक्यूपाइंग फोर्सेस। और ऑक्यूपाइंग फोर्सेस किसकी थी? यूएस की थी। उसको कॉन्फ्रंट करते थे, उसको डिफेंड करते थे, कहते थे गलत है ये। ठीक है, इन्वेजन इराकी गवर्नमेंट, यूएस ट्रूप्स वर ऑफिशियली विड्रॉन इन 2011 में कहा भाई अब मुझसे नहीं हो पा रहा, अब तुम जाओ, कोई और देखो अपना लीडर, अब हम मुझसे नहीं हो पा रहा ये सब। कब तक यूएस हेल्प कर सकता था यार? हाउएवर, फॉलोइंग द स्प्रेड ऑफ सीरियन सिविल वॉर, सीरिया में सिविल वॉर थी, और पता है स्प्रेड होते होते कहाँ आ रही थी? इराक में आ रही थी। एंड द टेरिटोरियल गेन्स ऑफ द ISIS, ठीक है, ISIL होता है, ISIS भी एक चीज़ होती है, वो अलग ग्रुप होता है। ये मैंने आपके साथ ISIL की बात करी है। ठीक है, द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड, उस टाइम पे ओबामा का रूल था, डिसाइडेड टू रीडिप्लॉय द US फोर्सेस टू इराक। फिर जब सीरिया की लड़ाई इराक में जा रही है तो कहीं ना कहीं ड्यूटी तो US की है ना। US ने तो सद्दम हुसैन को नीचे गिरा है, तो वो चाहता था कि इराक में कोई अनरेस्ट ना हो। फिर दोबारा भी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने इराक के पास अपने मिलिट्री ट्रूप्स वगैरह भेजे थे, रीडिप्लॉय किया था US फोर्सेस को। अ सिविल वॉर बिटवीन ISIL इज हियर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 3 years, 3 साल तक, 2017 तक।
ठीक है, ये 2011 को ख़त्म हो गई थी वॉर, 2014 को सद्दम हुसैन को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, 2017 को क्या हुआ था, 2017 तक को क्या हुआ था, ISIL और सेंट्रल गवर्नमेंट की लड़ाई चलती रही थी, ठीक है। और विक्ट्री फाइनली कब मिली थी, दिसंबर 2017 में। अब क्या हुआ 2018, अभी 2 साल पहले की बात ही बता रहे हैं। वायलेंस इन इराक वाज एट इट्स लोएस्ट, मैंने बताया ना, कंपेयर किया जाए तो कम थी, बट थी फिर भी, अनरेस्ट फिर भी है, ठीक है। दिस वाज ग्रेटली एज अ रिजल्ट ऑफ डिफीट ऑफ ISIL फोर्सेस एंड सब्सिक्वेंट कामिंग डाउन ऑफ द इंसर्जेंसी। जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, जो लोग ग्रुप्स बना के लड़ते थे कि नहीं ये कुछ नहीं हो सकता, पहले जैसा सब करो, डेमोक्रेसी नहीं आएगी, तुमने हमारे लीडर को मरवाया है, ये कब तक लड़ते रहते हैं इसी चीज़ को लेकर, ठीक है। ये देखो यही यहीं ख़त्म हो रहा है। एंड बिफोर आई से थैंक यू, एक बात बोलनी है यार, एक बार ना तुम लोग बैठे हुए हो ना, सब खड़े हो जाओ, जल्दी से खड़े हो जाओ, एंड एक स्टेप लेफ्ट लो, ले लिया, एक स्टेप आगे लो, एक स्टेप राइट लो, ले लिया, ठीक है। अच्छा, मेरे फादर ने कहा था इफ़ यू कैन मूव द ऑडियंस यू जस्ट टू विन, एंड आई जस्ट वन टुडे। गुड बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। आई विल कम विद द नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी, एंड एनी क्वायरीज यू कैन जस्ट पुट इन द कमेंट बॉक्स, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, ज़रूर डाउनलोड करो उसको। एंड इफ़ यू लाइक दिस जस्ट गो लाइक इट, सब्सक्राइब करो, डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब सब कर दो यार। थैंक यू सो मच, बाय बाय।